वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कांग्रेस की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस 150 दिनों की इस यात्रा में काफी कुछ अचीव करना चाहती है। उसके अपना एक एजेंडा है, और लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है तो उसके कुछ राजनीतिक लक्ष्य भी होंगे, और इसी पर यह बातचीत हो रही है। तो चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी आंकड़ों की। तो अब थोड़ा आंकड़ों पर ही आगे चले जाते हैं। अब कांग्रेस के अगर हम जरा वोट परसेंटेज या वोट शेयर को देख लें तो 1984 से ये आंकड़ा है। देखिए 48.1% था, करीब करीब 50% जैसा, यानी आधा फिगर था 48.1%। उसके बाद 89, 91, 96, 98 आते आते ये आधा रह गया, करीब 25% के आसपास। फिर उसके बाद और बढ़ा 1999, 2004, 2009, 2014 और आज 2019 तक का ये आंकड़ा यहाँ हम देख रहे हैं 19.5%। यानी जो चीज कभी 50 के आसपास थी वो आज 20 से कम रह गई है। संजय कुमार साहब, क्या ये यात्रा इन फिगर्स को, इन आंकड़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगी? अभी बहुत जल्दबाजी है ये कह पाना कि क्या इन आंकड़ों को चेंज कर पाएगी, लेकिन जिस तरह से एक ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक तरह से प्लान किया गया है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मामूली परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये 19.5 जो है वो कोई 25 या 30 होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मामूली परिवर्तन हेर-फेर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई खास इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज या वोट शेयर ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं कांग्रेस को? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ यात्रा से अगर कांग्रेस सोच रही है कि यात्रा से उनका जनाधार बढ़ जाएगा, लोग जुड़ना शुरू कर जाएंगे और 2024 के चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट करेंगे सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के मदद से, तो ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि जब कोई एक मरीज सख्त बीमार होता है तो सिर्फ एक मामूली सी अगर बीमारी हो, मामूली सा बुखार हो, तब तो आप एक बुखार की दवाई देकर के उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर समस्या गंभीर होती है, अगर बीमारी गंभीर होती है, तो तमाम तरह के प्रयास करने पड़ते हैं अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा। मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति आज वैसी ही है, अलग अलग और उन्हें प्रयास करने पड़ेंगे। ये उनमें जो तमाम प्रयास है उनमें एक प्रयास है ये। इससे कोई नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इस बदौलत अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि उनकी वापसी हो जाएगी 2024 में, तो मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। उन्हें और कई प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कम से कम जनता में उनकी साख बढ़े। ठीक है, आलोक जी हाथ उठा रहे, मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। विनोद जी, आप जो भी दलीलें यहां पर दी गई और तमाम चीजें हैं, और नरेंद्र, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा उसकी कमियां गिनाएगी या उसके कटाक्ष गिनाएगी, लेकिन क्या है कि हम 2 टर्म देख चुके हैं। एक टर्म में बड़ा बहुमत, दूसरे में उससे भी ज्यादा बहुमत। राज्यों में भी हमने देखा है कि ज्यादा करके बीजेपी के पास बहुमत पहुंचता है। फिर जनता, ये उसी देश की जनता है, उसी देश की जनता है जो वोट भी कर रही है, सब कुछ देख भी रही है। आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी के पक्ष में इतना भारी जनाधार जाता है और कांग्रेस का वही चीज लगातार, वही वोट परसेंटेज, वही वोट शेयर लगातार सिकुड़ता जा रहा है? नहीं, देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूं, आपकी बात सही है। कांग्रेस को बहुत, जो अभी संजय जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि सिर्फ यात्रा से ही बात नहीं बनेगी। यात्रा एक रास्ता है और उसके बाद और बहुत सारे कवायदे कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेतृत्व को करनी पड़ेंगी। चुनाव में नैरेटिव बनाने पड़ेंगे और बहुत मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। बहुत लंबी एक्सरसाइज है वो। लेकिन यात्रा जो है वो एक तरह से मैं ये कहूंगा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है, ये आर्थिक चैनल है, इसलिए मैं अर्थ की भाषा में बात कर रहा हूं कि आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न जो है एक समय अवधि के बाद मिलता है, उसमें चीजें जुड़ती हैं। तो एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर रही है कांग्रेस पार्टी और कोशिश करेगी इसका रिटर्न 2024 में कुछ तक मिले, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी इनको, इस पर कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि 2014 में जो बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उससे ज्यादा बहुमत उन्होंने 2019 में मिला। लेकिन इसी तरह से 2004 में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी, उससे ज्यादा सीटें 2009 में आई थी, क्योंकि जनता जो है इस देश की वो उम्मीदों पर मौका देती है, और वो मौका मनमोहन सिंह की सरकार को भी दिया गया और वो मौका मोदी जी की सरकार को भी दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि चुनाव लड़ने की रणनीति, मोदी जी का अपना एक करिश्मा, उनकी एक लोकप्रियता, और पूरा जो है अमित शाह जी की रणनीति, पार्टी की रणनीति, आरएसएस का पूरा तंत्र और सारा जो उसके साधन संसाधन और 24 घंटे 24x7 जो पॉलिटिक्स है, वो करने का जो तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी आगे रखता है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा तो छोड़ दीजिए,
अगर किसी राज्य में वो नगर निगम को चुनाव भी जीतती है तो उसके कार्यालय में जलसा होता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि 2017 में तीन बड़े राज्य बीजेपी से छीनती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 4 आदमी नहीं मिलते उस समय। इनको सेलिब्रेट करना आता ही नहीं है, इनको अपनी सफलताओं का ढिंढोरा पीटना भी नहीं आता। ये इस मामले में बहुत ही लचर है इनका नेतृत्व कि कैसे मुकाबला करें, तो ये भी इनकी समस्या है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारी नहीं, बीजेपी बंगाल में हारी है, बीजेपी झारखंड में हारी है, बीजेपी दिल्ली में हारी है, बीजेपी 2015 में बिहार में हारी है, गुजरात में उसको 2017 में 100 सीटें से कम सीटें आई। तो कई जगह बीजेपी को जो है इस दौरान बिहार का मुकाबला सामना करना पड़ा है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बीजेपी को बहुमत के लिए दुष्यंत चौटाला से समझौता करना पड़ा। तो लेकिन कांग्रेस, महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से जो नतीजे आए, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से सीखने की जरूरत है कि आप चुनाव कैसे, बड़े विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव लड़ने के लिए कैसे मशीनरी तैयार की जाती है, चुनाव का पार्टी का संगठन कैसे नीचे तक होता है, कैसे पन्ना प्रमुख और इस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारी और 24/7 पॉलिटिक्स की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। इंदिरा गांधी कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं थी, 24/7 थी, इसलिए सफल होती थी। वो हारने के बाद कभी घर नहीं बैठी। तो इसी तरह तमाम सारे नेता, ममता बनर्जी 24/7 पॉलिटिशियन है, अरविंद केजरीवाल 24/7 पॉलिटिशियन है, मुलायम सिंह यादव 24/7 पॉलिटिशियन थे, इसलिए सफलता थी उनके पास, लालू यादव 24/7 पॉलिटिशियन थे। जो भी जहां भी सफलता आप देखिए उसी नेता उसी पार्टी को मिलती है जो 24/7 पॉलिटिशियन होता है और जनता के साथ निरंतर जिस तरह से संपर्क रहता है। ये सीखने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो आलोक जी मुझे अलग से कोई सवाल जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब विनोद जी ने बोल दिया सब। देखिए, मैं बहुत सी चीज़ों से विनोद साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत सी कमियां रही हैं और उनको दूर किया जाना चाहिए। मैं संजय साहब का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन संजय साहब अभी तो यात्रा शुरू होनी, कितना प्रभाव होगा नहीं होगा उसका आकलन हम कुछ तो यात्रा चली जाए उसके बाद करेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। अब बात आती है कि 1990 से जो अभी CNBC आवाज़ ने दिखाया आंकड़े के कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिरता चला गया। स्वाभाविक है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर पाते। 1990 से लेकर जिस तरह से मंडल कमीशन और उसके बाद राम मूवमेंट और जिस तरह से रथ यात्रा और जिस तरह से पूरे देश में जहर उगला भारतीय जनता पार्टी ने, शायद उसको हम टैकल करने में कहीं ना कहीं चूक कर गए। और मोदी जी साहब के आने के बाद तो जिस तरह से देश का ध्रुवीकरण हुआ है जाति और धर्म के नाम पर, वो पूरा देश देख ही रहा है कि देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते देखे गए। 80 और 20 और रामजादे और दूसरा शब्द पता नहीं, मतलब मंच से, और जैसे लोगों को जिन्होंने कहा गोली मारो उनको पारितोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस धतूरे को, जब बीजेपी धतूरा चटा रही थी, लेकिन आपने ये कहा आलोक जी कि आप टैकल करने में चूक गए, तो ये तो आपकी पार्टी की कमी हुई ना बहुत बड़ी। कौन टैकल करेगा? देश की सबसे बड़ी पार्टी ही टैकल करेगी और एक राजनीतिक पार्टी ही दूसरी राजनीतिक पार्टी को टैकल करेगी। मैं आपकी बात से भट्ट साहब मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों में हमारी चूक रही। मंडल कमीशन में जिस तरह से पूरे देश को आग में झोंका बीजेपी और VP सिंह की सरकार ने, और आज तक वो आग सुलग ही रही है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की फॉर्म में, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके आडवाणी जी ने और मोदी साहब ने किया है, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमसे चूक रही है। हमें और सशक्त होने की आवश्यकता है और उसी दिशा में मजबूत कदम जो है ये भारत जोड़ो यात्रा साहब। जी तो इनसे ना साहब, देखिए विपिन जी, इस देश को आज सबसे बड़ा खतरा किसी तत्व से है तो वो जिहादी एलिमेंट से। मैं आज राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा उनको सफल बनाना है, क्या वो जिहादी ताकतों के खिलाफ बोलेंगे या फिर वो तो अपने 2008 के जो एलिज्ड बयान है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सबसे बड़े जो खतरा है वो उस पर कायम रहेंगे? अरे बोलिए, अब झारखंड में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन उस पर जब आप चुप्पी साध देते हैं तो ये आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का परिचायक है। और ऐसी पार्टी भारत जोड़ो कभी नहीं कर सकती। वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और जनता को भी ये पता है और इसलिए जनता इस यात्रा को रिजेक्ट करेगी। मैं आपको कह रहा हूं इस यात्रा से उनका वोट शेयर कम ही होगा। जो आप 20% बता रहे थे पिछले इलेक्शन में, शायद वो 16-17% हो जाए। जी क्विकली आलोक जी, क्विकली, बहुत कम समय। देखिए, मैं 10 सेकंड का उत्तर देता हूं। देखिए, ये सच्चाई है कि ढिंढोरा पीटने में हम 700-800 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करते। और हिंदू आतंकवाद जिस शब्द का इजाद जिस व्यक्ति ने किया था,
वो आर.के. सिंह थे, वो आज केंद्र में मंत्री हैं बीजेपी के, और बीजेपी हार रही है बुरी तरह से, ध्यान रख लीजिएगा 2024 में। अलायंस की 50 सीटें 60 सीटें कम हो गई हैं, सीधा सीधा बिहार वाले, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। और ये देश की जनता अब देख चुकी है कि झूठे लोगों को सत्तासीन करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। घर घर में एक बेरोजगार बैठा दिया, हर घर मोदी करके, बड़ा दुख